एक सेकंड, हाँ अभी स्टार्ट हो गई है। हम्म। तो डॉक्टर वासिफ, अच्छा मैं तुमसे आप करके बात नहीं कर सकता, नहीं नहीं, ये आपको थोड़ा सा मसला है। फुल ये थोड़ा सा मसला है। तो यार मेन पर्पस यही था, मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि मैं चाह रहा था कि कुछ ऐसी सीरीज बनाए जिसमें मैं तो खैर ईएनटी से स्टार्ट कर रहा हूँ। वैसे मेरा इरादा यही है कि मैं जनरल सर्जरी और ये सारी स्पेशलिटीज कवर करूंगा फॉर द पीपल हु वांट टू एक्चुअली ज्वाइन इन दैट पर्टिकुलर स्पेशलिटी। तो हम्म। उसके हिसाब से मैंने बात करनी थी। ठीक है। अब मैं खुद बात इसलिए अकेला नहीं कर सकता था बिकॉज मैं अभी किसी रेजिडेंसी प्रोग्राम में सच काम नहीं कर रहा और तुम ज्यादा में काम कर रहे हो अभी। ठीक है। हम्म। तो ओवरऑल तुम्हें क्या लगता है कि क्या हालात है ईएनटी रेजिडेंसी के इन पाकिस्तान, या पर्टिकुलर इन सिंध की बात अगर वैसे ही करते हैं? रेजिडेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से तो अगर देखें तो ये है कि बहुत कम सेंटर्स हैं जिसपे स्टेट ऑफ द आर्ट, अगर आप कहें ना कि रेजिडेंसी प्रोग्राम, जिसे आप कहना चाहिए कि ईएनटी एक खुद एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसके अंदर समझ लें कि हाँ। हम जिस तरह पढ़ते हैं 7 to 8 सब स्पेशलिटीज है। तो जिसके अंदर यस। कम से कम रेजिडेंसी में इतना हो कि उसको जो भी ट्रेनी आ रहा है उसको उस 7 सब स्पेशलिटीज पे कम से कम अबूर हासिल ना हो, लेकिन उसका फ्लेवर मिल जाए, ताकि फिर उसको जो जिसमें उसका इंटरेस्ट हो उसमें वो उसको परस्यू कर ले। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ स्पेशली सिंध में और उसमें भी स्पेशली कराची में फील्ड्स जो है वो ज़्यादातर एक आध ही सब स्पेशलिटी ऑफ ईएनटी के ऊपर जो है ना वो ज़्यादा फोकस हो गई हैं। और उसके अंदर भी जिस तरह अगर हम कहते हैं कि हेड एंड नेक है क्योंकि ओरल कैंसर बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर हाँ। भी वो कोई स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें तो नहीं है, बीइंग द थर्ड वर्ल्ड नहीं कंट्री। होती। कंट्री यस। ऑब्वियसली सब कुछ तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर एक ही फील्ड है, सब स्पेशलिटी है, तो उसमें भी कम से कम देखा जाए तो हर जगह उसका कोई अप टू द स्टैंडर्ड ट्रेनिंग नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें उस एक आध सब स्पेशलिटी के अंदर ज़्यादा ग्रोथ है। नहीं तो ये सिर्फ पर्टिकुलरली सिर्फ ईएनटी के साथ मसला है तुम्हें लगता है, या फिर ये बाकी स्पेशलिटी के साथ मसला भी है? यानी कि मतलब जनरल सर्जरी वाले क्या उनके साथ भी यही मसला है, ऑर्थोपेडिक्स वालों के साथ भी यही मसला है, या सिर्फ स्पेसिफिकली ईएनटी का ज्यादा मसला है? एक ईएनटी तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जो अनफॉर्चुनेटली पिछले 20-30 इयर्स के अंदर जो है ना वो शायद इतनी डेवलप नहीं हो सकी जितना होना चाहिए था। अब हम्म। वो आप बर्डन किसी पे भी डाल सकते हैं कि उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। लेकिन इनिशियली जितने भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उसके अंदर कुछ पर्सनैलिटीज़ आती हैं जो उसको बहुत उठा देती हैं उन फील्ड्स को। जिस तरह ऑर्थोपेडिक्स में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने हम्म। ऐसे इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस किए जिन्होंने जाके फिर अपनी फील्ड्स बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफ़ाई कर दी। लेकिन ईएनटी में अनफॉर्चुनेटली पिछली अगर हम जनरेशन में देखें तो इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल फिगर्स वगैरह नहीं नज़र आते हमें, जिनको आज हम देखें कि हम उनको बड़ा लुक अप टू करें। लेकिन हम्म। मुझे लगता है कि पिछले 10 टू 15, 20 इयर्स में चीज़ें इम्प्रूव होना शुरू हो गई हैं एंड नाउ थिंग्स आर मतलब फ्यूचर इज़ लुकिंग बेटर देन द पास्ट। स्पेशली जब हम आए थे हमें और इतनी एक्सपोज़र नहीं था। हमें लेकिन नहीं अब था, हाँ। प्रीवियसली 7 टू 8 इयर्स में जितनी कॉन्फ्रेंसेज़ और फॉरेन हम्म। स्पीकर और जितनी वर्कशॉप्स अब हो रही हैं, तो अब हमारे मैं देखता हूँ कि जो मेरे रेज़िडेंट्स हैं, उनको फर्स्ट सेकंड ईयर में उन चीज़ों का आइडिया है, जिनका मुझे शायद फाइनल ईयर में जाके पता चला। अभी अभी भी देखो, जो जो पीएसओआरएल हुई है या फिर उसके पहले जो रेनोलॉजी की कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, उसमें भी तो वो मतलब वो तो पिछले 20-30 साल से चल रही है मेरे ख्याल से, ऐसा नहीं है? नहीं, रेनॉल्ड्स की जो कॉन्फ्रेंसेज़ हैं, वो मेरे ख़्याल से 5th थी इस साल जो हुई है। सिमिलरली ठीक है। पिछले साल से अब ऑटोकॉन स्टार्ट हुई है, वो इस साल उसका सेकंड एडिशन होगा। सिमिलरली अब हेड हाँ। एंड एक नई सोसाइटी बनी है, उसका अभी फर्स्ट होगा। तो जो मैं सब स्पेशलिटीज़ की बात कर रहा था, तो पहले पीएसओआरएल की तो कॉन्फ्रेंस मेरे ख़्याल से 32nd है अब इस साल जो आ रही है, 33rd हाँ, है। वो 30-32 हो गई है बिल्कुल, हाँ। मिडल ईस्ट के अंदर जो ग्रोथ थी, वो रिसेंट 7 टू 8, 10 इयर्स के अंदर ही नज़र आ रही है। जिस तरह एनालॉजी में जब एक सब सोसाइटी बन जाती है, फिर ऑब्वियसली वो डेडिकेटेड चीज़ पे काम करती है। तो हम्म। इसके अंदर लोगों ने अच्छा काम अभी किया है। अभी इस वक्त क्योंकि मेरे पास कुछ लोग, जैसे अभी मैं जिस जगह पे काम कर रहा हूँ, मेरे पास लोग वही ईएनटी वाले, मैंने वही दे लोग देखे हैं जो कि पार्ट 2 पास करके फिर ही मेरे पास पहुंचे हैं। ठीक है। पार्ट 2 उनका हो चुका था, मतलब उस लेवल पे अगर मैं जज करूँ ना, तो उनके स्किल्स शायद उतने उतने जो है वो कन्विंसिंग या जो है ना नहीं थे, जितने एक कंसल्टेंट के होने चाहिए।
तो मैं ऐसे कोई छोटे-मोटे हॉस्टल्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है? मैं बड़े हॉस्टल्स की बात कर रहा हूँ। तो उसमें इस वक़्त अगर किसी ने ईएनटी में रेज़िडेंसी करनी है, लाइक अगर हूएवर आस्क्स यू, तो मतलब बाकी तो मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में किस जगह पे, लेकिन इन सिंध एंड आल्सो इन कराची कितने कौन-कौन से हॉस्पिटल्स होंगे व्हिच यू वुड रिकमेंड फॉर द रेज़िडेंसी प्रोग्राम इन ईएनटी? हाँ, वैसे देखें इसके अंदर 2 मेन डोमेन्स हैं, एक पब्लिक सेक्टर है और एक प्राइवेट सेक्टर है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर और इंसान की जो इनिशियल वो होती है, क्या कहते हैं उसका इंस्पिरेशन है। फॉर एग्जांपल किसी ने पब्लिक सेक्टर के अंदर 3rd 4th ईयर एमबीबीएस के अंदर चूज़ की ईएनटी, तो उसका हुँ, एक क्या कहना चाहिए उसका जो होराइज़न है ईएनटी का वो एंटायरली डिफरेंट है एक ऐसे बच्चे से जिसने कि एक प्राइवेट सेक्टर में काम किया हुआ है। तो मेरा पर्सनली ये है कि मैंने भी, आपने भी, हम सब ने ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर से पढ़ा है और प्राइवेट सेक्टर में फिर हाँ, ट्रेनिंग की। सबने काम किया, तो मैं बिल्कुल दोनों सही है। जगह का थोड़ा बहुत आइडिया तो मेरे नज़र में अभी अगर पब्लिक सेक्टर में देखें तो उसके अंदर जो मैं ग्रेजुएट्स देखता हूँ, तो कराची के अंदर तो सिर्फ़ सिविल हॉस्पिटल ऐसा है, जिसके मुझे कुछ हुँ, ग्रेजुएट्स जो हैं वो मतलब थ्राइव करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के ही ट्रेन्ड हैं। जिसमें नंबर 1 जहाँ से हम खुद ट्रेन्ड हैं आखान है, वो उसकी ट्रेनिंग हुँ, बहुत अच्छी है। लियाकत नेशनल हॉस्पिटल है, उसकी ट्रेनिंग अच्छी है। रिसेंटली पिछले 3-4 साल में पटेल का अपना पटेल हॉस्पिटल है, गुलशन में, हुँ, उसका अपना प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। इनिशियली डॉक्टर अकबर अब्बास ने स्टार्ट किया था, अब डॉक्टर नबील, डॉक्टर तलहा, डॉक्टर शफ़कत वहाँ पर होते हैं। उनका प्रोग्राम अच्छा है और हमारा ज़ियाउद्दीन के अंदर हम लोग हुँ। भी प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम भी मतलब अपने मुँह से तो इंसान तारीफ़ नहीं कर सकता लेकिन मुझे नहीं, लगता है मुझे कि आइडिया है, मैंने इसलिए तुम्हें बुलाया था बिकॉज़ मुझे पता था कि तुमने भी क्योंकि प्रोग्राम अभी स्टार्ट किया है और तुम्हारा जो वो एम्स हैं, वो यही है कि वो जो है ना वो रेज़िडेंसी आप प्रोग्राम हमारे एकेडमिक। रेज़िडेंट्स बता सकते हैं। क्या चीज़ सॉरी? वो हमारे रेज़िडेंट्स आपको बता सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसा नहीं, नहीं, मुझे पर्सनली भी पता है। मुझे पर्सनली भी पता है। आई मीन इट्स ऑल अबाउट द एम्स एंड गोल्स दैट यू हैव फॉर योर इंडस में रेज़िडेंसी भी प्रोग्राम। आई हर्ड के 10 सीट्स अप्रूव हैं उनके पास, तो उनका प्रोग्राम भी स्टार्ट हो रहा है। तो शायद इस किनका? साल इंडस का। इंडस का? अच्छा, अच्छा, अच्छा। उसके अलावा भी ठीक है, जो है तो छोटे-छोटे प्रोग्राम्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये मेन है जो कराची के अंदर है। हैदराबाद का आई एम नॉट श्योर, शायद तुम्हें ज़्यादा आइडिया हो और हुँ। इंटीरियर में तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि प्रोग्राम्स कहीं हैं भी या नहीं है। इंटीरियर में तो ये मसला है कि जिस कॉलेज से मैं हूँ, चांडगा से, वहाँ पर तो ईएनटी का प्रोग्राम है ही नहीं, सिरे से ही नहीं हुँ, है। हुँ। मतलब वहाँ पर आप रेज़िडेंसी कर ही नहीं सकते। और उसके अलावा हैदराबाद में लम्स है, लम्स में मैं गया हूँ, आई डोंट नो अबाउट द कंडीशंस, लेकिन आई एम वहाँ पे श्योर वहाँ पर रेज़िडेंसी ऐसी प्रोग्राम है वहाँ पे। है रेज़िडेंसी प्रोग्राम, एमएस प्रोग्राम भी है। एमएस का अच्छा। सीन भी है, रेज़िडेंसी का सीन भी है और एमएस भी लोग बहुत एमएस भी जगह कर है, रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे एमएस के भी रेजिडेंट्स होते हैं। अब आई एम नॉट श्योर उनका स्टैंडर्ड क्या है। एक्चुअली वो यूनिवर्सिटी बेस्ड प्रोग्राम है, तो वो यूनिवर्सिटी ही पास करती है। उसके अंदर हुँ, वही सुपरवाइजर होता है, वही एग्जामिनर होता है, वही पासिंग अथॉरिटी होता है। तो आई एम नॉट श्योर कि उसका क्या स्टैंडर्ड है। बट आई हर्ड इंडिया के अंदर कोई सीपीएसपी की तरह की सेंट्रलाइज्ड बॉडी नहीं है। वहाँ पे ज़्यादातर जगह पे एमएस ही एग्ज़ैक्टली। हैं। तो वो लोग भी अब करते हैं, लेकिन उनके बहुत अच्छे ग्रेजुएट्स हैं। तो आईएमएस का भी आई थिंक इतना मुझे आइडिया नहीं है कि पाकिस्तान में वो मुझे कोई अच्छा उसका ग्रेजुएट नज़र तो नहीं आया। यहाँ यहाँ लाहौर में लोग एमएस की तरफ ही बड़ा अट्रैक्ट होते हैं। मतलब वो इस तरह से भी है, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जिनको एफसीएस में रेज़िडेंसी नहीं मिलती, पार्ट 1 पास है, रेज़िडेंसी नहीं मिल रही, लेकिन वो एमएस भी करने में खुश हैं, ताकि कुछ ना कुछ कर लें। इट्स ऑल दैट कि भई अगर आप वही रेज़िडेंट्स वाला रोटा फ़ॉलो कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक एमएस वाला बंदा वही रोटा फ़ॉलो कर रहा है जो कि एक रेज़िडेंट फ़ॉलो कर रहा है सीपीएसपी का, और वही एकेडमिक सेशंस में उसी तरह से पार्टिसिपेट कर रहा है, वही उसको हैंड्स ऑन मिल रहा है। तो एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम ज़ाहिर-सी बात है उसको वो चीज़ें तो आ चुकी होंगी, लेकिन फिर वही जो पार्ट 2 का जो जो सिलसिला शुरू होता है, एक अलग से आप एग्ज़ाम देना पड़ता है। बट ऑफ इसके कोर्स अंदर एमएस एक्सपीरियंस उस करने लिहाज से वालों को superior जो है। बेसिकली जो वो नज़र आती है ना, क्या कहते हैं उनकी जो सोच नज़र आती है वो ये होती है कि वो उस रिगर के अंदर नहीं जाना चाहते कि आप पहले पार्ट 1 करेंगे, 2-3 अटेम्प्ट में पास हुँ, होगा, फिर कहीं जुलाई, जनवरी तक वेट करके प्रोग्राम लेंगे, फिर एक आईएमएम देंगे, एक सिनॉप्सिस, हुँ, डिसर्टेशन, हुँ। पार्ट 2 में थ्योरी, वाइवा। तो बहुत सारे लोग एमएस सिर्फ़ इसलिए भी करना चाहते हैं कि उनकी ड्यूरिंग अपनी एमबीबीएस हाउस जॉब किसी एक प्रोफ़ेसर से दोस्ती अच्छी हो गई और वही एमएस प्रोग्राम का इंचार्ज है,
तो चलो भाई इसके साथ कर लेते हैं। इट्स बेसिकली अ ग्लोरिफाइड डिप्लोमा जो प्रीवियसली होता था, डीएलओ जिसको कहते थे, डिप्लोमा इन हाँ, लेरिंगोलॉजी। उसमें क्या होता था कि एक प्रोफेसर है, आपने उनसे दोस्ती कर ली या उनके वार्ड में जाके आपने काम शुरू कर दिया, 2 साल लगाए, वो आपका टेस्ट लेके आपको डिप्लोमा दे देगा। तो इसके अंदर कोई हुँ, वो नहीं है, यूनिफ़ॉर्मिटी नहीं है पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो हो सकता है वो प्रोफ़ेसर से आपकी बहुत अच्छे हों, वो आपको बहुत कुछ सिखा दें, हो सकता है वो आपको नहीं कुछ भी ना सिखाएँ। तो आपकी उसके अंदर वो बात नहीं है, तो आई वोंट एनकरेज न्यूकमर्स टू गो इन दैट डायरेक्शन। एमएस के अंदर जो है करंटली अनलेस एंड अनटिल कि आपको कोई बहुत अच्छा सुपरवाइज़र मिल जाए और उसका स्किल हाँ, सेट भी हाँ। हो, सब कुछ ही सिखा दे आपको, जो मेरे ख़्याल से कम है। तो आई लेकिन वोंट एक एक फिर वो है रिकमेंड। ना कि एमएस अगर अगर बंदा इतनी मेहनत करके एमएस कर भी लेता है और मतलब प्रॉपर उसने हार्ड वर्क किया है। मैंने कुछ एमएस वालों को देखा है वो हमेशा वो उस डिफेंसिव मोड में रहते हैं कि नहीं एमएस भी इक्वली है एफसीपीएस की तरह ऐसा कोई मसला नहीं मतलब व्हेनेवर यू टॉक टू देम दे आर ऑलवेज डिफेंसिव अबाउट इट। मुझे नहीं पता हाँ, वो शायद हमारा सिस्टम है या जो भी है लेकिन वो सुपीरियर डिग्री तो एफसीपीएस है अगर आप पाकिस्तान में रह के बात कर रहे हो ट्रेनिंग के हवाले से बात हाँ। कर रहे हो हालाँकि बट मेरे ख़्याल से एचएससी के अंदर शायद दोनों इक्विवेलेंट हैं, मुझे पता नहीं है। कहाँ पे एचएससी की शायद जो वो एक हायरार्की है, उसके अंदर शायद ये अच्छा दोनों इक्विवेलेंट हैं। शायद एमएस सुपीरियर ही हो क्योंकि वो मास्टर्स है एंड अच्छा समहाउ एफसीपीएस जो है वो शायद एक डिप्लोमा है। लेकिन लेकिन फिर आप अगर फेलोशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं जैसे कि शौकत खाना में आगा खान में अप्लाई करते हैं फिर वहां पर एमएस को रिकॉग्नाइज नहीं करते। नहीं करते, बहुत सारी जगह पे नहीं करते। इवन जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनकी जॉब्स आती हैं, मैंने तो जितने हम्म। एड्स देखे हैं ज़्यादातर एफसीपीएस ही लिखा हुआ होता है। मैं अभी लम्स में जो मैंने इंटरव्यू दिया था सीनियर रजिस्ट्रार के लिए तो वहां पर एमएस वाले थे और वो एपी के लिए अप्लाई कर रहे थे उनका एग्जाम भी नहीं निकला हुआ था बट वो कर रहे थे अप्लाई और उनके हाँ, लिए वो कोई कुछ मसला नहीं था। यूनिवर्सिटीज़ में जो मतलब जिन्होंने देनी होती है सीट किसी और को, वो लिख देते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर जेन्युइनली मेरिट बेस्ड जहाँ पे होता है, वहाँ पे ज़्यादातर वो मैंने नहीं देखा कि एमएस को कोई। इवन जो कंसल्टेंट पोज़ीशंस वगैरह होती हैं, वो फेलोशिप्स माँगते हैं, हम्म। प्राइवेट अच्छे हॉस्पिटल जिसके अंदर सिफ़ारिश वगैरह ना हो रही हो, तो फिर एमएस का मेरे ख़्याल से इतना वो स्कोप नहीं है। अच्छा अब देखो ना अब मसला ये है कि अगर तुमने जो इंस्टीट्यूट बताए हैं 4-5 इंस्टीट्यूट कराची के अंदर ही है मतलब मैं हैदराबाद तक भी हम लोग नहीं जा पा रहे विच इज अ शेम ऑफ कोर्स लेकिन जाहिर सी फैज़ाबाद बात में है सबको तो नहीं। बिलावल मेडिकल कॉलेज कोई प्राइवेट खुला है शायद, वहाँ पे है नया प्रोग्राम। आई एम बिलावल नॉट है बिलावल भी लम्स के साथ ही है मुझे उसके रेजिडेंसी प्रोग्राम का वो मयार नहीं पता ऑनेस्टली स्पीकिंग बिकॉज वो एक तो नया प्रोग्राम है पहली बात हुई है दूसरा आई जस्ट नो वन और टू पीपल देयर एंड ज्यादा मुझे नहीं पता ऑफ तो कोर्स मैं टेम्पोरल कमेंट करना बोन भी एक मुनासिब लैब की बात बनाई है। है उसके लिए अपनी। टेम्पोरल बोन के क्या वर्कशॉप्स। टेम्पोरल बोन लैब बनाई है उन्होंने, नेक्स्ट ईयर से इंशाल्लाह वर्कशॉप भी कराएँगे वो लोग। अच्छा हैदराबाद के अंदर उस बिलावल में बनाई है उन्होंने। बिलावल में बनाई है। डॉक्टर शहरयार राजपूत हैं, वो अच्छा भी एक्यू के ग्रेजुएट ओ हैं, हाँ 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 हाँ। तो वो आई थिंक वो लीड कर रहे हैं वहाँ अच्छा अच्छा पे। तो कहने का मकसद ये है कि एक अगर एक बंदे ने पार्ट वन दे दिया ईएनटी में ठीक है अब वो किस तरह से डिसाइड करेगा उसे किस जगह जाना है क्योंकि देखो अभी ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है और आपको हुँ, जरूरी नहीं है कि आप जिस जगह एम कर रहे हैं आपको उस जगह रेजिडेंसी मिले तो समहाउ आप जिसको जहां मिल जाती है वो वहां पर शुरू कर देता है ठीक है तो हुँ। वो तो ऑप्शन नहीं है लेकिन जस्ट एक बात करें एक आइडियल बात कर रहे हैं कि भाई अगर किसी ने चूज करनी है रेजिडेंसी के कहाँ करूं तो what parameters do you think he or she should at least look into कि भाई ये चीजें प्रोग्राम में होनी चाहिए तो मैं फिर वहां कर लूं ये नहीं है तो ना करूं अच्छा, इसमें इस ना पर्टिकुलर प्रोग्राम में। मुझे ये भी लगता है कि इसके अंदर बहुत सारे लोगों की ना वो भी पर्सनैलिटीज़ भी होती हैं। मतलब ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि ये आप हर प्रोग्राम हर एक के लिए फिट होगा। हो सकता है एक इंसान अच्छा के लिए सिविल बहुत अच्छा प्रोग्राम हो, लेकिन दूसरे के लिए बहुत बुरा हो। सिमिलरली एक बंदे के लिए एकेयू बहुत अच्छा हो, खान, लेकिन दूसरे के लिए वो बहुत बुरा हो। क्योंकि हर जगह के अपने चैलेंजेज़ हैं और कोई भी जगह परफेक्ट तो है नहीं। लेकिन कई जगह आपको सिर्फ़ टाइमिंग का मसला भी हो सकता है, कहीं आपको एनवायरनमेंट का मसला हो सकता है, कहीं आपको हम्म अ, वैरायटी ऑफ प्रोसीजर्स का मसला हो सकता है, कहीं आपको हैंड्स ऑन का मसला हो सकता है। तो मेरा तो ये ख़्याल है कि जो लोग भी करना चाह रहे हैं, वो पहले 2-2 हफ़्ते जो है मिनिमम जहाँ पे उनके टॉप 3 हैं, वहाँ पे वो पहले अपनी एक ऑब्ज़र्वरशिप टाइप की कर लें, अटैचमेंट कर यस लें। उसके बाद ही एवरीवन आई थिंक इज़ वेरी वेलकमिंग। किसी के पास भी आप जाएँगे हाँ कि मेरा पार्ट 1 हो गया है और मेरा नेक्स्ट जो भी आएगा जन इसमें जल्दी ना करें। आई थिंक होता ये है कि किसी का जून में पार्ट 1 निकलता है और जुलाई में जो प्रोग्राम्स आते हैं,
लोग धड़ाधड़ सारे डाल देते हैं। हमने खुद देखा है कि अपरेंटली ऑन शीट एकेयू बेस्ट है। मैं उस सेंस में ही कह रहा हूँ, इन कीपिंग दिस बैकग्राउंड कि हर चीज़ हर एक के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं एकेयू और 1 महीने में छोड़ के चले जाते हैं। सिमिलरली हाँ बहुत सारे हैपन। लोग आते हैं, वो 1 महीने में छोड़ के आ जाते हैं, जो जिसको हम पब्लिक सेक्टर का बेस्ट कह रहे हैं। तो ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो ज़्यादा अच्छा ये हो कि लोग थोड़ा-सा टाइम ले लें और खुद भी अपने आप को थोड़ा ओरिएंट करें और ऐसी जगह जाएँ जहाँ पे उनको लगता है कि यार डिपेंड करता है कि कम्यूट उसकी वहाँ पे सेट हो रही है, लोग उसके साथ उसकी मेंटालिटी से मैच कर रहे हैं, ताकि उसने वहाँ पे 5 साल रहना है, वो वहाँ पे थोड़ा टाइम तो दे। हुँ। अभी ये मैंने तुमसे इसलिए इसलिए पूछा था बिकॉज़ अभी रिसेंटली मेरा किसी के साथ इंटरेक्शन हुआ, ठीक है? तो लाइक बहुत ही कैजुअल सवाल था। मैंने ये बात करनी थी कि भई नेक्स्ट महीने में या उससे नेक्स्ट महीने में प्रेज़ेंटेशन लगानी है, तो प्रेज़ेंटेशंस तो आप लोगों को आती ही होंगी या ये वो जो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पावर पॉइंट स्किल्स एंड ऑल, ठीक है? लेकिन मुझे ये पता लगा कि यार पूरे 4-5 साल में उस इंस्टीट्यूट में एक भी एकेडमिक सेशन नहीं हुआ, एक हुँ। भी नहीं। मतलब वो जो प्रेज़ेंटेशंस होती हैं, जो मेजॉरिटी जगह जनरल का क्लब्स यही हाल होते है। हैं। मेजॉरिटी जगह का यही हाल है। तो ये फिर बंदा तभी मतलब दिस शुड बी वन ऑफ द पैरामीटर्स देखना कि भाई एकेडमिक्स को वो जगह कैसे लेके चलती है। मतलब बहुत सारे लोग जिस तरह है ना, वो जिस तरह हमें फर्स्ट जब हम गवर्नमेंट सेक्टर में थे, तो लोग कहते थे कि आगा खान में जाके हाउस जॉब नहीं करनी, वहाँ पे हैंड्स ऑन नहीं मिलता। और लोग हमें हाँ, चढ़ाते हाँ, थे ये कि आप तुम तो वहाँ से हाउस जॉब किए, तो मैं तो हाँ, अपेंडिक्स कर लेता हूँ। लेकिन आज तो वो बंदा अपेंडिक्स नहीं कर रहा। तो मुझे नहीं समझ आई कि वो बंदा उसको उस अपेंडिक्स की क्या ज़रूरत थी। तो यस। सिमिलरली बहुत सारे लोग सिर्फ़ इसलिए सिविल या मैं बार-बार नाम ले रहा हूँ, लेकिन बेसिकली पब्लिक सेक्टर में इसलिए जाते हैं कि वो सीधी कहते बात है, जो बात है वो करनी है। आई मीन हम तो चाहते हैं कि ये प्रोग्राम अगर मसला है तो वो इम्प्रूव करें ऑफ कोर्स, लेकिन चलो ठीक है, हाँ, बताओ मुझे, पूरा ही बता दो। वो बेसिकली उनका गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का मकसद ये होता है बैक ऑफ द माइंड कि हमें खुला हाथ मिलेगा। हमें जो है ना पेशेंट पे हुँ, हाथ साफ कर लेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसीजर कर लेंगे। लेकिन उस प्रोसीजर के पीछे उसको सिखाने वाला भी इसी तरह ट्रेन हुआ होता है, उसको सिखाने वाला भी ऐसे ट्रेंड था। तो कभी किसी ने किताब बिल्कुल। बहुत दफ़ा मैं सब ऐसे नहीं है, बहुत सारे हर जगह अच्छे लोग हाँ, भी हैं। लेकिन बहुत दफ़ा इस तरह होता है कि उन लोगों को उसके पीछे उसकी थ्योरी नहीं पता होती, लेकिन वो उस चक्कर में चले जाते हैं और वो प्रोसीजर भी बिल्कुल। 4-5 ही होते हैं जिसके ऊपर उनका हाथ सेट होता है, उसके अलावा वो फिर लैग करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बंदे जहाँ जाते हैं, वो पहले 2 हफ्ते में जाके ये पहले असेस करें कि यार यहाँ पे मुझे एक कंप्लीट पैकेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। कंप्लीट हुँ, पैकेज में जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, वो ये हैं कि उसके अंदर नंबर 1 तो वर्कलोड इतना हो कि वो उस पे सिखा सकें। नंबर 2 उसके अंदर एकेडमिक्स के सेशंस रेगुलर होते हों, फिर ऐसे मेंटोर्स हों जो उन्हें करवाएँ, सिखाएँ, जो पेशेंट हों, जो टाइम लेते हों, जो टाइम देते हों। तो ऐसे लोगों की अगर उसको वहाँ पे एनवायरनमेंट कंप्लीट मिले तब जाए। सिर्फ़ और सिर्फ़ हैंड्स ऑन, हैंड्स ऑन, हैंड्स ऑन करना और वहाँ जाके 4-5 प्रोसीजर को 100 डेढ़ 100 दफ़ा कर लेना इज़ नॉट ट्रेनिंग। हुँ, इसकी बजाय आप 10-12 दफ़ा करें, लेकिन आप वैरायटी ऑफ प्रोसीजर करें, डिफरेंट लोगों के साथ करें ताकि आपको एक ही चीज़ की डिफरेंट डायनामिक्स नज़र आएँ। तो नज़र आए, हाँ, एग्ज़ैक्टली। और तो एकेडमिक्स ये मुझसे भी कुछ लोग जब पूछते हैं ना कि अभी मतलब अक्सर रेज़िडेंट्स से पूछ रहे थे कि भई फलाँ जगह पे जाएँगे, वहाँ पे हैंड्स ऑन नहीं है, उधर हैंड्स ऑन बहुत मिलता है। अभी मैंने एक दोस्त की वीडियो देखी थी, ठीक है? वो जेपीएमसी कराची की वीडियो थी, ठीक है? आई वुड नेम इट बिकॉज़ दिस इज़ द रॉन्ग प्रैक्टिस व्हिच शुड बी डिसकंटिन्यूड, इसलिए मैं ओपनली बता रहा हूँ। उस वीडियो में जो टेक्नीशियन था, ही वाज़ ऑपरेटिंग, ठीक है? तो वीडियो तो है कहीं। हाँ, हाँ, वीडियो है भाई, वीडियो है। मैंने खुद देखी है वो वीडियो क्योंकि बिकॉज़ समवन समवन फ्रॉम जेपीएमसी एक्चुअली शोड मी दिस वीडियो, ठीक है? जो टेक्नीशियन है वो ऑपरेट कर रहा है। दैट मीन्स भाई सर्जिकल स्किल्स सीखना कोई बड़ा मसला नहीं है। बट हुँ, द थिंग दैट टेक्नीशियन डिड नॉट नो अबाउट कि वो उसकी हिस्ट्री क्या है और वो क्यों कर रहा है, ये क्या प्रोसीजर क्या है और ये कौन-सा स्ट्रक्चर है, जो कि उसको नहीं पता था। बट ही न्यू हाउ टू डू इट, ही डिड इट। तो वो तो कोई मसला नहीं है। सर्जरी तो बंदा फिर उस लिहाज से कर लेता है अगर ऐसे ही करनी है तो। ठीक है, ओके। इट्स ऑल अबाउट द गाइडेड हैंड्स ऑन जिस पे फोकस ज्यादा होना चाहिए लोगों को शायद फिर ये समझने में अभी तक तो डिफिकल्टी है थोड़ी सी। हाँ, वही ना प्रोग्राम का मतलब सिर्फ़ हैंड्स ऑन नहीं है, प्रोग्राम में आपके हम्म, एकेडमिक्स उतने इम्पोर्टेंट है। फिर एकेडमिक्स में भी 2 टाइप के एकेडमिक्स है, एक ये कि आपकी जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी कुछ ना कुछ आपका साथ में चलता रहे।
और सेकेंडली आपकी बिल्कुल। एक्चुअल ट्रेनिंग से रिलेटेड जिस जो वर्ल्ड वाइड चीजें चल रही हैं, जैसे जर्नल क्लब्स होते हैं या केस प्रेजेंटेशंस होती हैं, तो उसके अंदर रेजिडेंट ऐसा हो जो कि चैलेंज करे ना कंसल्टेंट को, फाइंडिंग्स पे भी, टेक्निक के ऊपर भी, डिसीजंस के ऊपर भी, मतलब एरोगेंट ना हो लेकिन एटलीस्ट उसे पोलाइटली और रिस्पेक्टफुली चैलेंज तो करे उसके डिसीजंस को। तो हमारे यहाँ बहुत दफा ये होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में वो प्रोफेसर ने ये कहा है तो ये वो तो बस हरफ आखिर है, तो उसको कोई कैसे चैलेंज कर सकता है, उसको कोई कैसे चैलेंज कर सकता है, मतलब सिर्फ पब्लिक में भी प्राइवेट में दोनों में ही होता है। लेकिन दोनों में ही है, ये हाँ। हमारी जो शायद नेशन की ही एक मेंटेलिटी है, तो उसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो पाती। तो जितना वो सीख के गया है बस वो, अब वो गलत भी कर रहा है तो बस कर रहा है क्योंकि उसे कोई चैलेंज नहीं कर रहा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही बात है ना, मैंने मैंने उसको ऑप्शन फिर ये ऑप्शन दिया था। तुम्हारा माइक म्यूट हो गया, तुमने खुद किया है कि हो गया? अच्छा, मैंने उसको ऑप्शन ये दी, मैंने कहा यार तुम 5 प्रोसीजर्स बेहतरीन तरीके से सीखना चाहते हो या फिर 10 प्रोसीजर गलत तरीके से सीखना चाहते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, यू हैव योर चॉइस। अगर आप गाइडेड चीजें सीखते हैं, बेशक आप कम सीखते हैं, कम करते हैं, लेकिन वो गाइडेड होती हैं, तो आपको पता होता है कि मैंने सारी जिंदगी जब भी करना है तो ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स और प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। ठीक है, वरना फिर आपको तो वो तो हाउस जॉब में भी जाके ऐसे ही आपको छोड़ देते हैं पेशेंट के ऊपर के, जाके अपेंडिक्स भी कर लें, हड्डियां भी कर लें। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग दैट? तो हैंड्स ऑन में ये चीज लोगों को समझनी चाहिए, आई थिंक, कि और इट्स ऑल सेकंड अबाउट फॉलोइंग द राइट प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल सीखने की बात होती है, अभी हम जो प्रोसीजर करते हैं वो सबके सब तो हमने रेजिडेंसी में नहीं किए थे ना, बल्कि नहीं बहुत किए थे, हाँ। सारे सिर्फ मतलब बाद में ही किए हैं, देखे भी नहीं रेजिडेंसी में लेकिन अभी किए हैं। लेकिन क्योंकि प्रिंसिपल आपने सीखना होता है, रेजिडेंसी प्रोग्राम जो है वो आपको हर चीज का मास्टर नहीं बना सकता, वो आपको सिर्फ एक चीज की गाइडेंस दे सकता है कि यार ये पेशेंट सेलेक्ट करना है, पेशेंट से इतना ऑनेस्ट होना है, ये रियलिस्टिक उसके गोल्स हैं जो आप एक सर्जरी से अचीव कर सकते हैं, ये नहीं अचीव हो सकता। तो ये पेशेंट की काउंसलिंग उसके अंदर इम्पोर्टेंट है, पेशेंट सिलेक्शन यस। इम्पोर्टेंट है। फिर उसकी सर्जरी का अंदर भी आपकी इंस्ट्रूमेंट्स की लिमिटेशंस हैं, आपकी स्किल की लिमिटेशंस हैं, फिर पोस्ट ऑप केयर है, फिर फ़ॉलो-अप्स हैं। ये सिर्फ़ सर्जरी को सिर्फ़ उस 2 ढाई घंटे का जो प्रोसीजर है, उस पे तो लिमिट कर देने तो बहुत ही उसके साथ मतलब जस्ट नहीं है ये ना कि आप सर्जरी को वो समझें कि बस जो थिएटर के अंदर यार हो रहा है, ये तो उसके अंदर भी तुम सिर्फ़ सर्जरी कह रहे हो, मेरे ख्याल से लोग सर्जिकल रेजिडेंसी को ही ओआर के अंदर महदूद रखते हैं। ठीक है, ओआर के उसी बाहर उनको लगता है कि शायद रेजिडेंसी है ही नहीं। है ही नहीं ठीक है, एग्ज़ैक्टली तो कहते हैं व्हाट मेडिकल व्हाट द थिंग इज कि भाई, हाँ, ओआर के अंदर आप क्या है वो सिर्फ उस ओआर के लोगों को पता है। ठीक है, लेकिन आप जब बाहर किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं कि 4 लोगों में बैठते हैं कि सर्जरी के हवाले से बात करते हैं, तो उधर भी आपकी नॉलेज और आपका रिसर्च वर्क और ये सारी चीजें आपकी वहीं पर एकेडमिक्स आपकी बड़ी काम आती है, बिकॉज बाहर तो आप स्किल्स को नहीं दिखा सकते लोगों को कि एग्ज़ैक्टली इवन जो रिसर्च का ज़िक्र किया तो मेजॉरिटी लोगों की अभी भी यही मेंटालिटी है कि रिसर्च जो है वो रिसर्चर्स का काम है। लेकिन रिसर्चर तो रिसर्च सर्जरी पे रिसर्च कैसे करेगा? उस बेचारे को रिसर्च सर्जरी नहीं आती और सर्जन को रिसर्च नहीं आती। तो इस वजह से हम्म, जो है हमारे यहाँ ये गैप ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और लेकिन हम्म, आप दुनिया के जितने बड़े सर्जन्स देखें, उनकी आप पब्लिकेशंस देखें, उनकी साइटेशंस 10-10 हज़ार में साइटेशन है। लेकिन उनकी आप खड़े होकर सर्जरी करें तो वो भी तो सर्जरी के साथ ही रिसर्च कर रहे हैं ना। ठीक है, आप कोई बिल्कुल। उसका स्टैटिस्टिशियन ना बन नहीं बन सकते, लेकिन आप एटलीस्ट उसकी गाइडेंस और वो आइडिया तो आप ही जनरेट करेंगे ना, और उस आइडिया की इम्प्लीमेंटेशन में क्या मसले हो सकते हैं, जब आप रिसर्च करेंगे तभी पता चलता है। हर रिसर्च जब शुरू करो तो वो ईज़ी लग रही होती है और जब करो तो लगता है हो ही नहीं सकती। फिर इवेंचुअली आप कुछ कर पाते हैं रेज़िडेंसी के दौरान, हम्म, 4-5 ही करें, लेकिन आप हाँ, इतनी कर लें कि आपको उसकी ये पता हो कि कल को जब मैं किसी अपने एचओ को, अपने पीजी को ये रिसर्च दूँगा, तो वो कहाँ फँसेगा और मैं उसकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। अभी ये होता है, अब बहुत सारे जो बड़े-बड़े प्रोफ़ेसर्स हैं, वो अपने रेज़िडेंट को बोल देते हैं, ये टॉपिक बहुत अच्छा है, इस पे रिसर्च कर लो। उसके बाद ना हम्म, उसको बेचारे को पेशेंट सिलेक्शन पता है, ना उसको ये पता हम्म, है कि वो पेशेंट के बाद ये डेटा आएगा कैसे, ये फ़ॉलो-अप होगा कैसे। बस वो जब प्रोफ़ेसर को खुद नहीं आता तो वो उसके नीचे का जो रेज़िडेंट है, वो भी कुछ ना कुछ घुमा देता है और वो आखिर में रिसर्च पब्लिश क्या डिसर्टेशन भी बन जाती है, पब्लिकेशंस भी हो जाती हैं। तो ये एक मतलब अजीब-सा सिलसिला चलता चला जा रहा है, इसको कहीं न कहीं कट होना चाहिए ना। वो ट्रेनी को ये भी नहीं पता होता कि ये टॉपिक इतना अच्छा है क्यों। ठीक है, वो ये कहते हैं ना ये बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो ट्रेनी को नहीं पता होता कि इंटरेस्टिंग क्यों है।
ठीक है। एग्ज़ैक्टली। अगर उसको पता होता कि इंटरेस्टिंग है तो शायद वो खुद ही रिसर्च स्टार्ट कर लेता उस पे। लेकिन वही बात है कि हमारा उतना इतना मेंटल कैपेसिटी है। इस पे मैं सोच रहा था रिसर्च वाली बात पे कि देखो अगर तुम सोचो कि सीपीएसपी ने जो सिस्टम बनाया है ट्रेनिंग का, ठीक है? उसमें उन्होंने एक डिसर्टेशन का और सिनॉप्सिस का और सब चीज़ का एक पार्ट रखा है, व्हिच आइडियली स्पीकिंग इसलिए रखा है ताकि हम लोग कम से कम अपनी ट्रेनिंग के दौरान एक रिसर्च ढंग से कर लें, ताकि हुँ। फॉरएवर हमें कोई रिसर्च करने में मसला ना हो। लेकिन उसमें भी फिर हमने लूप होल्स ढूँढ लिए ना, हाँ, ठीक है? इसमें एक तो सीपीएसपी का लूप कसूर नहीं है। वो लोग कहते हैं क्या हाँ, सीपीएसपी की रिसर्चें बिकती हैं वो, तो यार वो कहीं न कहीं वो प्रोफ़ेसर तो उसको साइन करता है ना। जो डिसर्टेशन फाइनल जाती है, लिख के हुँ, जाती है, कहते हैं कि यार ये पूरी छप लोग छपवा लेते हैं। लोगों को लोग एक डेटा कलेक्शन नहीं करते छप जाती है, लेकिन उसपे प्रोफ़ेसर अपना साइन तो करता है ना। उस साइन के साथ तो वो ये एग्री कर रहा है कि ये सब कुछ मेरे अंडर हुआ है और इसका डेटा ओरिजिनल है। तो अब इसमें बेचारा सीपीएसपी क्या करे? भले उसको पता भी हो कि छप रहा है। हमारी अभी बात हुई थी, हम वर्कशॉप में थे, तो सीपीएसपी के रिसर्च के जो हेड थे, उन्होंने बोला यार मुझे पता है कि ये 2 नंबर है, लेकिन मैं उस प्रोफ़ेसर की सिग्नेचर को तो मैं वैल्यू करूँगा ना कि यार वो कह रहा है कि हाँ, वो गारंटी ले रहा है, वो एक डिक्लेरेशन दे रहा है कि हाँ, ये रिसर्च मेरे अंडर हुई है, इतने पेशेंट देखे गए हैं, ये इसकी फाइंडिंग है। अब वो प्रोफ़ेसर पढ़ता ही नहीं है, तो इसमें बेचारा सीपीएसपी क्या कर सकता है? तो ये भी ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, कि लिख देते हैं, करते नहीं है रिसर्च। हाँ, तो देखो इसमें इसका इसका जो इस पे मैंने जो सोचा था, अगर तुम्हें मैं एक टास्क देता हूँ, ठीक है? कि एक बंदा है, मैं तुम्हें बताऊँ कि भाई इस बंदे ने रिसर्च किया है, तुम इससे सिर्फ 3 सवाल पूछो और 3 सवालों में तुम उसको जज कर लोगे कि इस रिसर्च में उसने कोई काम किया है या इट्स ऑल फैब्रिकेटेड, ठीक है? हुँ। शायद तुम एक ही सवाल में कर लो, ठीक है? 3 सवाल तो में तो हाँ, तुमको 2 सारा कुछ सवाल नज़र हो आ गए। जाएगा, ठीक है? उसको तो टाइटल इसमें पता तो फिर पता चल जाता है उसको टाइप हाँ, सेटिंग एग्ज़ैक्टली, नहीं पता होता है। एग्ज़ैक्टली। आप उससे 1-2 सवाल पूछें, आपको पता लग जाएगा कि इस रिसर्च में कितनी सच्चाई है और कितना फैब्रिकेटेड काम किया हुआ है और क्या हुआ है। तो जस्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस क्लैरिटी कि आपने जिस कैंडिडेट को रिसर्च दी है, यानी कि आपका कैंडिडेट जो ट्रेनी है, अगर सीपीएस में एक ऐसा सिस्टम हो कि आपका जैसे थीसिस डिफेंस होता है आप, ठीक है? एक हुँ। वो तो एक चलो ठीक है बड़ी लेवल की चीज़ है। अगर एक छोटे पैमाने पे आप सोचें कि भई आपकी 10 मिनट की प्रेज़ेंटेशन हो और उसपे आपसे सवाल पूछे जाएँगे एंड देन यू हैव टू जस्ट डिफेंड योर रिसर्च दैट्स इट, ठीक हुँ। है? अगर आप कर गए तो कर गए, नहीं पता तो लग जाएगा ना कि किसने की है, किसने नहीं की तो है। ये तो तो अच्छा इतना हो कोई गया। ये मुश्किल नहीं है इस चीज़ को डायग्नोज़ करना कि ये लेकिन पार्ट फैब्रिकेटेड 2 काम के है अंदर कि नहीं। भी उसका एक जो पार्ट 2 का वाइवा है, उसके अंदर आप जब 4 शॉट जो एक पूरी एक ऑस्की होती है, उसमें तकरीबन हाँ, 4-5 घंटे लगते हैं। फिर अगले दिन एक शॉर्ट केसेस होते हैं, जिसमें 1 घंटा, फिर लॉन्ग केस जिसमें आधा घंटा, तो उसमें 10 मिनट ये भी डाल दें बीच में। 10 मिनट डाल दें, कोई आप अपना सिनॉप्सिस सामने रखें, अपनी डिसर्टेशन सामने रखें और उसी में से आपसे 2-3 सवाल किए जाएँगे बस। एंड ऑफ द डिस्कशन आपको नहीं, पता लग लोग जाएगा इसमें कि से वो नंबर निकाल लेंगे ना, वो बने-बनाए को याद करके चले जाएँगे। अगर इंसान 2 नंबरी पे आ जाए तो पता नहीं उसका क्या किया जा सकता है। इसकी मेरे ख़्याल हाँ, से बिल्कुल जो सही बर्डन ऑफ वो है ना इसका, वो तो उस प्रोफ़ेसर पर ही जाता है, उस सुपरवाइज़र पर ही जाता है, जो ये झूठा एफ़िडेविट भर के दे रहा है ना। अब झूठे एफ़िडेविट के ऊपर तो हमारे गवर्नमेंट्स टॉपल हो जाती हैं, लेकिन उस प्रोफ़ेसर का कुछ नहीं होता, जो हाँ, भाई झूठा क्यों दे रहे हो? मतलब आपको पता होना चाहिए ना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। तो पता नहीं वो लोग याद करके चले जाएँगे, लेकिन स्टिल होना चाहिए शायद एक पॉइंट और ऐड हो जाए तो लोग फिर कर लें। लेकिन जिसने नहीं करनी ना वो फिर भी नहीं मतलब करेगा। कुछ हद तक शायद कुछ हद तक क्लैरिफिकेशन हो जाए, मतलब छांटी हो जाए उन चीज़ों की। हाँ, लेकिन ये देखो ना कि आपकी आपकी जो मेडिसिन है, आपका ज आप सारा दिन किताबें पढ़ते हो, वो सारी रिसर्च बेस्ड है। आप सारा दिन जर्नल क्लब पढ़ते हो, वो सारा आपकी कॉन्फ्रेंसेस रिसर्च बेस्ड है। और उसी एक चीज़ को आपने इतना बड़ा फ्रॉडुलेंट जो है ना, वो उसपे किया हुआ है काम कि आप में से इसलिए भी कोई एक किया है बंदा ना, भी जो ऊपर है उन्होंने खुद नहीं की ना कभी, अब शायद नेक्स्ट जनरेशन में बेहतरी आ जाए। क्योंकि अभी भी कई कोई मिलता है किसी वर्कशॉप वगैरह में जाओ तो वो आगे से बस इतना कह देता है, यार कोई रिसर्च हो रही है तो मेरा नाम डाल देना भाई मेरा यार नाम डाल देना, हाँ। नाम डाल देना। तो बहुत कॉमन है, तो तो बहुत अभी कॉमन है, हो रहा है तो मेरा नाम डाल दो। भेजे कि पता नहीं मेरे सीवी में 35-36 वो हैं रिसर्चेस, तो उसमें से मेरे ख्याल से 2 या 3 में मेरा फर्स्ट ऑथर है। जो अब हम जूनियर थे तो सीनियर कहते थे यार तुम्हारा फर्स्ट नहीं आ सकता। जब हम सीनियर बने तो हमें ये शर्म हाँ। आई कि यार जो एक्चुअल काम कर रहा है उसी को फर्स्ट होना चाहिए। तो अब उसको फर्स्ट कर देते हैं। तो हम तो दोनों तरफ से मारे गए। लेकिन शायद अब जो नेक्स्ट जनरेशन आए उनमें भी इस तरह की आए तो अपने हिस्से हाँ, का मैं काम भी अभी यही करता हूँ। मैं जो जूनियर मोस्ट होता है, मैं तो सबसे पहले उसको डालता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि
करियर में आगे उसको ज़रूरत ज़्यादा है। जितना और आई एम नॉट रियली श्योर कि फर्स्ट सेकंड से कोई फर्क भी पड़ता है नहीं पड़ता। आज तक हमें तो ना जाना था जहाँ मिल ही जाती है चीज कोई। वो इन्होंने जो नहीं पीएमडीसी में कोई जो है एक जर्नल्स की कैटेगरीज भी बनाई हुई हैं और जब आप शायद एपी अगर तुम्हें पता होगा जब आप एपी या प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपकी जो रिसर्चेज है उसमें आपकी ऑथरशिप का नंबर शायद इन जगहों पे काउंट होता है आई एम नॉट श्योर लेकिन प्रोबेबली और उसके अंदर तो मेरे ख्याल से फर्स्ट थर्ड के अंदर होना इम्पोर्टेंट होता है, शायद होता होगा कभी किसी का। बहुत सारी चीजें पहले कभी होती थी वो अब चेंज हो गई, लेकिन लोगों के जहन से चेंज नहीं हुई। उनको आज भी यही लगता है कि इसी तरह होता है। हम्म, इंटरनेशनली हाँ आप देखें ये तो जो बड़ा रिसर्चर होता है उसका नाम सबसे आखिर में होता है। जो सबसे हाँ इम्पोर्टेंट होता है ना उस बंदे का, मतलब जिसका डिपार्टमेंट है, हाँ, मैं तो देखता हूँ उसका नाम ज्यादातर जगह पे सबसे आखिरी वाला होता है। उसको कहते हैं कि इसका सुपरवाइजरी कैपेसिटी में नाम था। हम्म। पता नहीं भाई पाकिस्तानियों को उल्टा सोचने की आदत। अच्छा अभी अभी वैसे तुम्हें क्या लग रहा है कि क्या स्कोप क्या है ये ईएनटी का लाइक इन हाँ। नेक्स्ट 2 इयर्स 5 इयर्स लोगों को करना अभी चाहिए तो नहीं सिर्फ करना चाहिए पाकिस्तान में रहने का डिस्कस हो रहा है आजकल तो यार मैं इसमें तो उन्हीं के लिए बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान में रह रहे हैं बिकॉज मैं वो सारे इसीलिए लोगों के लिए पॉसिबल नहीं यही है। बात कर रहा हूँ कि वो मतलब बहुत ही ग्रोस टर्म है, लेकिन अगर आप उसको इस तरह से सोचें कि गार्बेज इन गार्बेज आउट वाला जो सीन होता है, तो हम्म अगर आपका ब्रेन ड्रेन हो जाएगा और आपके जो क्वालिटी लोग रहेंगे ही नहीं, तो जो बेचारा रहेगा, मतलब बहुत कुछ आप अपने पेयर्स से भी सीखते हैं ना। तो अगर आपके पेयर्स में 10 प्रेसिडेंट में से एक आउटस्टैंडिंग हो तो वो बाकी पूरे 9 को भी उठा देता है। अब मसला ये हम्म है हमारे यहाँ बहुत सारी जगह, मतलब बहुत सारी जगह बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन बहुत सारी जगह जो यहाँ पे बचता है ना, वो वही बचता है जिसको कहीं जाने का मौका नहीं मिलता। तो जब वो बचता ही वो है तो वो इसी तरह, लेकिन स्टिल जो ऐसा रहना जरूरी चाहिए। नहीं है नहीं, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है। नहीं, सारे ऐसे हैं, लेकिन मैं अभी फ्यूचर में कह रहा हूँ। अभी करंटली तो सही है, अभी बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं, हमारे हम्म रेज़िडेंट अच्छे भी हैं। लेकिन अब अच्छा बंदा यहाँ रुकना नहीं चाह रहा। इवन जो अच्छे हैं और रेज़िडेंसी कर रहे हैं, उनकी भी अगर आप बात सुने तो मेजॉरिटी का यही है कि यार मैं एमआरसीएस करके निकल जाऊँ या मैं कुछ निकल जाऊँ। वो यहाँ पे पोस्ट ट्रेनिंग लाइफ देख नहीं पा रहे ना अपनी, क्योंकि ओवरऑल जो हम्म कंट्री के हालात हैं, तो वो यही कहते हैं कि यार हम निकल जाएँ। तो जब आपका ये एम होता है ना कि मैंने यहाँ रहना नहीं है, तो आप उस हिसाब से ट्रेनिंग में अपनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते, टाइम की, पैसे की और अपनी हम्म सलाहियतों की। तो अगर आपको ये है कि मैंने एमआरसीएस करके बाहर निकलना है, तो वो फिर जो टाइम उसको स्किल सीखने पे, रिसर्च करने पे लगाना था ना, वो टाइम वो एमआरसीएस का एग्ज़ाम पढ़ने में, उसकी तैयारी करने में, उसके पार्ट 2 की तैयारी करने में लगा देता है। बहुत कम लोग अब ऐसे बचे हैं जो प्योरली इस नियत से ही ट्रेनिंग कर रहे हैं कि यार यहीं पे ट्रेन होके हमने यहीं पे काम करना है। तो जब आपके ज़हन ये जो लोग तुम्हें लगता है कि ये परसेंटेज कम है जो कि इस नियत से ट्रेन कर रही है कि हमें यहीं पे रहना है? मुझे लगता है कि वो तो मेजोरिटी में है। मेरे ख्याल से तो अब थी मेजॉरिटी में, लेकिन अब तो मैं जिससे भी बात करूँ 90% लोग, 90 तो नहीं लेकिन 70% लोगों का यही इरादा है कि वो करके निकल जाएँ। क्योंकि इर्द-गिर्द पीयर प्रेशर भी होता है ना, हर बंदा निकल रहा है और रिसेंटली यूके में और दूसरी जगहों पे इतनी ईज़ी स्कीम्स आ गई हैं कि वो हम्म एमटीआई स्कीम है, ये स्कीम है, फेलोशिप स्कीम है, एमआरसीएस करके जीएमसी ले लो। तो पहले ये वो नहीं थे और पहले हम्म शायद, वैसे तो पाकिस्तान की बैटिंग और मुल्क की इकॉनमी हमेशा से ही खतरनाक खतरनाक सूरत-ए-हाल से दो-चार रहती है। लेकिन रिसेंटली ये मुझे लगता है ट्रेंड या नई जनरेशन में ज़्यादा आ गया है कि वो लोग जानना चाहते हैं। खैर जो रुकना चाहते हैं, उनमें है, जो लोग एफर्ट करते हैं वो सीख जाते हैं। लेकिन जैसे हमारे अपने रेज़िडेंट्स हैं, मुझे तो वो सब बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। इवन जो हम्म जो हमारा प्रोग्राम है, हालाँकि वो बिल्कुल न्यू प्रोग्राम है, आज तक उससे कोई ग्रेजुएट हुआ नहीं है, तीसरा साल है हमारा। लेकिन उसके अंदर अच्छा बहुत डेडिकेटेड ट्रेनी है, ऐसे भी हैं जो 2-2 3-3 दिन तक रुक के काम करते हैं और 2-2 हम्म घंटे आना-जाना ट्रैवलिंग में उनको सिर्फ हो जाता है। दिन के 3-4 घंटे ट्रैवलिंग में लगा देते हैं। बहुत सारे लोग एनटीएस से हमारा रेज़िडेंट है, वो सक्खर से आके उसने घर अपना साथ ले लिया है, अपनी फैमिली को छोड़ के, और दूसरे वो साथ रुक के जो एफर्ट करते हैं, वो भी बहुत तादाद में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ़ एक हम्म। ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि एक जो डेस्परेशन की सिचुएशन है ना, वो बढ़ती जा रही है। मतलब वो खुद हमसे पूछते हैं कि सर आप लोग क्यों नहीं जा रहे बाहर? तो तुम उसका क्या जवाब देते हो? मेरे पास एक लंबी लिस्ट है उस जवाब की। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये लिस्ट सबके पास है
हाँ, मैं ठीक ये है कह ना? रहा हूँ जो तो हाँ, जो जा रहा है उसके पास भी ये लिस्ट है, लेकिन फिर वो उस लिस्ट में से चीज़ों को बिल्कुल, कॉम्प्रोमाइज़ करता है। मैं जाने वाले को बुरा नहीं कह सकते, रुकने वाले को बुरा नहीं कह हाँ, सकते, हर के लिए हर चीज़ नहीं है। हाँ। जिस तरह हर प्रोग्राम हर एक के लिए नहीं, इस तरह सिमिलरली पाकिस्तान सबके लिए शायद आइडियल ना हो, सबके लिए यूके आइडियल ना हो, तो डिपेंड करता है चीज़ों पे ना। लेकिन जो रह रहे हैं वो अगर एफर्ट करें और वो इन 4-5 असूलों पे रखें कि अपने एकेडमिक्स पे भी ध्यान दें, अपने हैंड्स ऑन पे भी ध्यान दें, अपनी रिसर्च पे भी ध्यान दें और अपने ओवरऑल डिमीनर पे भी एक काम करें तो होता है। बहुत सारे लोग जिनको कुछ कख नहीं आती सर्जरी, लेकिन उनकी प्रेज़ेंटेशन स्किल्स ऑन एंड ऑफ द क्लिनिक इतने ज़बरदस्त होते हैं कि आप उन्हें देख के ऐसे इम्प्रेस हो जाते हैं और पेशेंट जो है बहुत अच्छे सर्जन से जो है वो नहीं कराता लेकिन हाँ, उससे करा लेता है। उसे करा हमारे लेता है। पास आते हैं इतने बिगड़े-बिगड़े केस आते हैं लेकिन वो आप उस बंदे को देखेंगे आप कहेंगे यार मैं भी होता तो इसी से करा लेता लेकिन उसको काम नहीं आता। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल्स की बात है कम्युनिकेशन सारी। प्रेजेंटेशन स्किल्स सूटेड हाँ। बूटेड शाय और हाँ। पूरे महँगे बेसिकली मैं ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। द होल ये भी पर्सनैलिटी ऑफ चीज़ है ना। पर्सन जो 4-5 साल में बनती है, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जो है ना आपकी पर्सनैलिटी भी ऐसे बननी चाहिए इस तरह से। ज़ाहिर सी बात है आपको सारा दिन आपका काम ही सोशल है, आपको उठना-बैठना ही लोगों में है। ठीक है? तो ये हुँ, सब चीज़ें काउंट होती हैं ऑफ कोर्स। हाँ। आई अंडरस्टैंड। अच्छा मुझे यूके में दूसरा ये पूछना था। अच्छा तुम बताओ, कुछ कह रहे थे? मैं दूसरा ये कहना चाह रहा था कि जो लोग अभी ईएनटी में हैं, इस वक़्त रेज़िडेंसी कर रहे हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए फ्यूचर में अभी क्या सब स्पेशलिटीज़ हैं जो कि दे कैन रियली लुक फॉरवर्ड टू अगर किसी ने करना है तो? का ही फ्यूचर है। अब देखिए ना हर चीज़ के जो एक सैचुरेशन लेवल आता है। जिस तरह रिसेंटली हम जनरल सर्जरी में मैंने देखा है हमारे बहुत अच्छे-अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, जिनको बहुत हुँ, अच्छी जनरल सर्जरी आती है लेकिन उनके पास स्पेस ही नहीं है। तो जब तक वो कोई सब स्पेशलिटी ना कर लें तो उन्हें कोई अच्छी जगह पे काम नहीं मिलता। तो सिमिलरली हुँ, ईएनटी में अब ये हो गया हमारे बहुत सारे रीसेंट ग्रेजुएट्स हैं, वो बेचारे अक्सर मेरे से भी कॉन्टैक्ट करते हैं, उनको ये जॉब ही नहीं है। तो जब तक वो कोई सब स्पेशलिटी ना कर लें, वो कोई ऐसी वैल्यू एडिशन ना करें, किसी के सिस्टम ने जो कि वहाँ पे किसी और को नहीं आती, तो तब तक अब मेरे ख़्याल से फ्यूचर में जो लोग कर रहे हैं, वो लोग खाली अगर ईएनटी में एफसीपीएस करेंगे तो शायद उनका कोई मतलब वो लेकिन नहीं है। हमारे पास अच्छे अच्छे क्वालिफाइड ईएनटी एफसीपीएस के कितने लोग हैं कि तुम कह रहे हो कि फिर उनको जो है नहीं कुछ होगा? वो आई नहीं मीन है, एक तो या तो ये वो नहीं है लेकिन लेकिन जब कोई जॉब करने के लिए जाता है, तो वो तो उसको उसकी सीवी पे जज करता है ना। वो कहता है यार इसने एफसीपीएस तो ईएनटी किया हुआ है, इसको मैं एक और एफसीपीएस ईएनटी आ गया, एक और आ गया, 3 लोग हैं, वो पहले अगर उसे 2 लाख तनख्वाह देता था, वो अब वो उसे 80,000 हुँ, ऑफर करेगा। क्योंकि अगर वो 80,000 में नहीं लगेगा उसके पास, तो वो दूसरे वाले को रख लेगा। तो उसके स्किल्स तो बहुत बाद में शो होंगे ना, लेकिन ऑन पेपर जो है, तो अब डिमांड कम होती जा रही है ईएनटी की। ये तो तुम बात कर रहे हो कराची की सर मुझे लगता है। हाँ, मैं कराची की अभी बात कर रहा हूँ। तुम हाँ, तो अभी ये तुम इमरा की जो उस पे गए थे मीरपुर खास गए थे शायद हाँ, और एक मीरपुर कैंप हाँ, तो देखो वहाँ पे नहीं है। वहाँ पर एक नॉर्मल आपको शायद ईएनटी का एफसीपीएस बनना शायद ना मिलता। नहीं, नहीं, मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि अगर किसी ने कराची में रुकना है, लेकिन इंटीरियर सिंध का मतलब एक प्रॉब्लम ये है कि जो वहाँ से आके ईएनटी यहाँ पे करता है 4 साल, उसको फिर हाँ, वापस जाना नहीं होता ना, हाँ, ये भी वो एक इश्यू जाना है। नहीं चाहता। जिस तरह लेकिन मेरा अभी एक रेज़िडेंट है, उससे मेरी बात हुई है, वो कहता है सर मैं जाऊँगा वापस सक्खर जाऊँगा। तो हुँ, उसके उसके लिए वहाँ पे बहुत स्कोप है, उसको तो पूरे शहर में शायद ही किसी को इतनी ईएनटी आती हो जितनी उसको आती होगी बाय द टाइम ही गोज़ देयर और फिर उसका एक अच्छा अपना फ़ॉलो-अप बन सकता है। लेकिन मैं वही हुँ, बात जो पाकिस्तान में रहने के लिए कर रहा हूँ ना, वही बात फिर इंडिया सिंध वाला भी तो सोचता है ना। जो पाकिस्तान हुँ, छोड़ रहा है बंदा वो यही सोचता है कि यार यहाँ की इकोनॉमिक और बच्चों की स्कूलिंग और एक ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ़ ही नहीं है, तो मैं वो पैसे कमा के क्या करूँ? तो सिमिलरली इंटीरियर सिंध वाला कहता है यार मेरे बच्चों की स्कूलिंग और मेरा रहना-सहना आई एम नॉट हुँ। श्योर मैं कभी इंटीरियर इतना गया नहीं हूँ लेकिन बहुत सारे शहर तो अच्छे भी हैं जिनमें मैं गया हूँ लेकिन लोग नहीं रहना चाहते। अच्छे इन टर्म्स के मैं खैर खुद दादू से मुझे पता है आई मीन मेरा घर है, मेरा दिल चाहता है कि मैं वहाँ पर हूँ। अगर मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर मेरा शहर डेवलप्ड होता, तो मैं ना निकलता वहाँ से। मैं रेज़िडेंसी करके वापस जाता ज़रूर। लेकिन ऑफ़ कोर्स देयर वर सम चैलेंजेस दैट आई कैन नॉट आई मीन इग्नोर। दैट्स व्हाई आई हैड टू मूव ऑन या फिर आई जस्ट यही टेकन द मसला है ना, अपॉर्च्युनिटी। वो मीरपुर ख़ास में भी
लोग इस जब वो बंदा ही रहना ही नहीं चाहता तो वहाँ पे प्रैक्टिस क्यों करेगा? लेकिन वहाँ पे मीरपुर खास में डॉक्टर लेखराज हैं, वो जीएस के हम्म, एकेयू से ट्रेन्ड है, वो वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर वो वहाँ रह रहे हैं, हाँ। उनका इवन वहाँ पे इवन जो अहमद अली कीरियो था जो कि यहाँ पर फेलोशिप करके गया हमारे पास से, ही इज डूइंग रियली गुड जॉब। वो हाँ, वहाँ पर थायराइड्स कर रहा है, हेड नेक भी कर रहा है, वहाँ पर मैक्सिलरी ट्यूमर्स भी निकाल रहा है, पिक्चर्स भेजता रहता है, ही इज डूइंग रियली वेल, ही इज हैप्पी देयर। तो तो मतलब बात इट्स सप्लाई एंड ऑल गुड। डिमांड की है ना, इंटीरियर के अंदर इस वक़्त एफसीपीएस ईएनटी की डिमांड है, तो वहाँ से कोई आ हम्म, रहा है तो उसके लिए खाली एफसीपीएस भी काफ़ी है। लेकिन अगेन पे डिपेंड करता है कि आपका पर्सनल शौक क्या है? अगर आपको कोई ईएनटी ही करना है तो आप ईएनटी करें। बहुत सारे लोगों को किसी एक फील्ड में बहुत ज़्यादा आउटशाइन करने का शौक होता है, तो वो फिर सब स्पेशलिटी चूज़ करे। लेकिन अगर किसी को कराची में रहना है और वो खाली हम्म, एफसीपीएस ईएनटी करके समझ रहा है कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल हर एक का एक रोल मॉडल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहे कि यार मैं अपने इस प्रोफ़ेसर की तरह मैं भी ज़िंदगी में प्रैक्टिस करूँगा, तो अब वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अब वो कराची में उसकी वो वर्थ ही नहीं बची। ठीक है, वो लगा रहे 10-20 इयर्स में वो अपनी जगह बना लेगा। लेकिन हम्म। अगर वो सब स्पेशलिटी करेगा, तो वो शायद उस बड़े सेंटर्स में उसको जॉब मिल जाए, जो कि सिंपल एफसीपीएस पे उसको नहीं मिलेगी। जिस तरह मैं लेकिन नाम लूँ खान। उन जगहों पे भी सीनियर्स बैठे हुए हैं ना वासिफ, वहां पर भी तो आपको, आप चाहे कुछ भी करके चले जाएं, आपको नहीं कोई अगर जॉब आपके देता पास वहां पे। ऐसी सब स्पेशलिटी है, तो आप उस इंस्टीट्यूट के हेड्स को आप फिर मतलब टारगेट कर सकते हैं ना, कि आप बोलें कि मेरे पास एक ऐसी स्किल है जो आपके डिपार्टमेंट के हेड के पास भी नहीं है फॉर एग्जांपल, तो फिर आप शायद वो आप उनसे ऊपर से आ जाएं। हाँ, ऊपर से आने वाली बात हो सकती है। ऊपर से आने की जो गेम है ना, उसका फ्यूचर लग रहा है। मुझे मुझे ये बताओ कि अब जाके मुझे मतलब पिछले कोई मैं कहूँगा कि 2-3 सालों में शायद लोगों ने अप्रोच किया है, मतलब जूनियर्स ने, कि भाई उन्होंने ईएनटी करनी है, हाउ कैन दे प्रोसीड, और ये क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो इसका क्या मसला है, वो पहले क्यों नहीं था और अब क्यों है, और अब क्यों है, वाकई ये भी एक सवाल है कि अब क्यों है और पहले क्यों नहीं था, और ये किस तरह से इम्प्रूव हो सकता है। तो उसका सबसे मेजर फैक्टर जैसा मैं भी कह रहा था कि सैचुरेशन फैक्टर है। पहले जो फील्ड्स होती थी वो मेडिसिन और सर्जरी होती थी। तो जब वो हम्म। उनका एक सैचुरेशन लेवल आया तो फिर एनेस्थीसिया धीरे एनेस्थीसिया आप बहुत ज्यादा बूम एनेस्थीसिया ने किया है मेरे ख्याल से मेडिसिनल सर्जरी के बाद। हाँ, मुझे याद है जब हम 10 साल पहले रेज़िडेंसी चूज़ कर रहे थे तो उस वक़्त मैंने किसी से एनेस्थीसिया कहा तो मेरे एक बहुत अच्छे सीनियर ने कहा कि एनेस्थेसिस्ट की क्या ज़रूरत है? तो केस तो टेक्नीशियन भी करवा देता है। मैंने कहा अच्छा। तो ये बात है। तो अब ग्रेजुअली उस फील्ड के अंदर स्कोप था, लोग आए, लोगों ने उसे फ़िल किया। इमरजेंसी मेडिसिन है। पहले लोग हम्म, कहते थे कि इमरजेंसी में खुद क्या है, वो तो कोई ना कोई सब स्पेशलिटी ही आके देखेगा ना। अगर ईएनटी की इमरजेंसी ईएनटी देखेगा, मेडिसिन की मेडिसिन देखेगा, सर्जरी की सर्जन देखेगा। लेकिन अब इमरजेंसी इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी बन गई है, बहुत लोग उसके अंदर जा रहे हैं। तो इसीलिए लोग इमरजेंसी में जा रहे हैं क्योंकि वो बाकी लोगों को देखते हैं। बात वो रोल मॉडल्स की होती है ना, कि अगर वो देख रहे हैं कि उनका जो 5 साल सीनियर था एमबीबीएस में, तो यही होता है, आपका जो 5 साल सीनियर होता है, वही आपका सबसे बड़ा रोल मॉडल होता है। फिर आप फाइनल ईयर में हम्म, आते हैं, आप उसको देखते हैं क्या वो धक्के खा रहा है, उसको कोई पूछ नहीं रहा। तो बाय द टाइम वो हाउस जॉब करके पार्ट 1 जब तक चूज़ करता है, तो वो कहता है कि नहीं यार, ये तो जनरल सर्जरी वाला, तो उसने कर भी लिया एफसीपीएस, लेकिन वो अभी भी बेचारा कहीं एसएमओ की जॉब कर रहा है, कहीं छोटे से हॉस्पिटल में ओपीडी कर रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि रिसेंटली लोग ना सब स्पेशलिटीज़ की तरफ डाइवर्ट होना शुरू हुए हैं, जिसमें एनेस्थीसिया है, ईएनटी है, इमरजेंसी है, रेडियोलॉजी है। तो इन सब हम्म, फील्ड के अंदर आज से 10 साल पहले लोग नहीं जाते थे, लेकिन अब जा रहे हैं। हम्म, गुड। तो एक सैचुरेशन तो वैसे अब तुमने बताया कि सर्जरी में तो है, लेकिन अभी तुम कह रहे हो कि ईएनटी में भी सैचुरेशन काफी हद तक हो गई है ना अभी उसके नहीं, थोड़ी। लेकिन अभी मतलब होने वाली है, मतलब होना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि सेंटर्स हमने डेवलप नहीं किए ना, क्योंकि सेंटर्स सेंटर्स गिने चुने हमारे पास जो हमने शुरू में काउंट किए वही हमारे पास है ना। वो अगर हम उनका काउंट फॉर एग्जांपल 10 तक भी ले जाएँ और एक सेंटर में हम्म, 5 बंदे भी रख लें और 50 एफसीपीएस तो फिर है ना। अभी तो शायद 100 से भी ज़्यादा हों, 200 भी हों, तो वो बाकी लोग हम्म, अब 200 से ऊपर जो आ रहे हैं, वो फिर कहाँ जाएँगे? तो इसलिए मैं कहता कि उनके 2 ही तरीके हैं, या तो वो किसी ऐसी जगह पे जाएँ जहाँ पे एफसीपीएस नहीं है, जैसे इंटीरियर सिंध है या दूसरी हम्म, जगह पे। हम्म,
और अगर वो यहीं पे रह के काम करना चाहिए चाहते हैं तो उनके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो फिर वो बहुत ज़्यादा रिगर में चले जाएँ, स्लो अपने टाइम का इंतज़ार करें, बाय द टाइम जो करंट लोग हैं, उनका कुछ हो तो फिर उनकी जगह बन जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो ऊपर से आ जाएँ। अच्छा, तुम्हारी क्या इंस्पिरेशन थी वैसे ईएमटी में आने की? मैं वही रोल मॉडल्स वाला हिसाब है, तो जो मेरे ये सीनियर्स हाउस थे। का भी शो था। हुँ? हाउस जॉब के दौरान तुमने वो किया था डिसाइड मैं तो थर्ड एमबीबीएस? में डिसाइड कर लिया। अहमद भाई, नबील भाई को देख के? हाँ, हमारे रोल मॉडल्स की मैं बात कर रहा हूँ, जितने लोग फील्ड चूज़ करते हैं 90% रोल मॉडल्स की वजह से ही रोल करते हैं। मॉडल। तो हमारे सो रोल सो मॉडल in ENT probably we did not even have good role models that time. ये भी एक मसला है। लास्ट पिछली जनरेशन में इतने थे ही नहीं कि लोग आते, तो लोग कम आ रहे हाँ। थे। अब रिसेंटली लोगों को नज़र आया है। और सेकंडली रोल मॉडल्स आप एमबीबीएस में ढूँढते हैं ना, अब एमबीबीएस में ईएनटी में वो पढ़ाते ही पहले सिर्फ़ वो चीज़ें थे। अब थोड़ा बहुत वो जब सर्जिकल साइट्स देखते हैं, स्पेशली जहाँ से हम लोग ट्रेन हुँ। हुए हैं, और सिमिलरली वो वहीं के ट्रेंड अब तकरीबन शहर में बहुत सारी जगह पर चले गए हैं, तो उनके नीचे भी एमबीबीएस प्रोग्राम अब उसी तरह चल रहे हैं। तो लोगों को ईएनटी की एक वाइड वो नज़र आई है, एक वैरायटी नज़र आई है। वरना पहले लोग कहते थे, "यार आप क्या करते हैं? सेंट्रो, टॉन्सिल और कान की मैल साफ करते रहते हैं।" लेकिन अब वो देखते हैं प्रोसीजर्स की वैरायटी कि एंडोस्कोपिक भी है, माइक्रोस्कोपिक भी है, हेड एंड नेक है। तो लोग फिर इम्प्रेस होते हैं तो वो चूज़ करते हैं। ज़ियाउद्दीन में इस वक़्त तुम्हारे पास कितने रेज़िडेंट्स हैं वहाँ पे? हमारे पास 6। 6 रेज़िडेंट्स हैं और उसमें आपका वो बैच कब पहले मतलब निकलेगा? पार्ट 2 मतलब कोई ग्रेजुएट कर रहा है अभी उधर? अभी मेरे ख़्याल से इस साल जुलाई अगस्त में मेरे ख़्याल से लड़की देगी ट्रेनिंग पार्ट 2। अच्छा, 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 ठीक है। अच्छा। तो व्हाट इफ समबडी वांट्स टू जॉइन ज़ियाउद्दीन? उसके लिए क्या है तरीक़ेकार? वही है, पार्ट 1 करे, उसके बाद जो है जून और जुलाई में 2 इंडक्शन पीरियड आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्लॉट। जैसे अभी जुलाई में हमारे पास एक स्लॉट होगा, तो अगर स्लॉट अवेलेबल है तो फिर वो जॉइन करेगा। 1-2 पॉइंट्स में ये बता दो कि पार्ट 1 के अलावा व्हाट वुड यू लाइक टू सी इन द सीवी ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट? उस कैंडिडेट का नंबर 1 तो कोई एक ड्यूरिंग अगर हाउस जॉब उसने ईएनटी की है, तो ये बहुत हुँ। मैटर करता है। अगर वो नहीं कर सका, किसी वजह से नहीं कर सकी, तो उसके बाद उसका कुछ ना कुछ क्लिनिकल एक्सपीरियंस ईएनटी में हो, चाहे कहीं पे भी हो, अपने प्राइमरी अच्छा। हॉस्पिटल में हो, कहीं उसने बाहर किया हो, ताकि वो आके सरप्राइज़ ना हो कि यार ये ईएनटी होती है। बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं यार हम तो कुछ हाँ, और हाँ, समझ हाँ। कुछ और और समझ निकला। के आए थे। बिल्कुल, तो बिल्कुल, उसका बिल्कुल। सरप्राइज़ एलिमेंट ना हो, उसको पता हो कि वो क्या कर रहा है। इसलिए जो मैं शुरू में हुँ। भी कह रहा था कि अगर वो बंदा आता है, तो उसको चाहिए कि वो पहले कहीं न कहीं अपनी ट्रेनिंग कर ले, हुँ, हुँ। ऑब्जर्वरशिप कर ले, कहीं क्लिनिकल अटैचमेंट कर ले। दूसरा ये है कि उसका कुछ ना कुछ रिसर्च का बैकग्राउंड हो, चाहे उसने कहीं किसी रिसर्च में 1 आध दफ़ा ही पार्टिसिपेट किया हो, लेकिन एट लीस्ट उसको स्टेप्स ऑफ रिसर्च आते हों। तो 1-2 रिसर्च से लेकिन उसको मैं ये तो बताऊँ आइडिया। ना कि मैं जिस कॉलेज से था ना, सीएमसी से लाड़काना से, वहाँ पर रिसर्च का कोई सीन नहीं है, ठीक है? हाँ, यही मैं कह रहा अगर हूँ। तुम उस लिहाज से तुम अगर देखोगे फिर तो मुझे कोई भी ना लेना। वही बात है, या तो फिर अगर आपको उस वो एनवायरनमेंट ही नहीं मिला, मुझे पता भी नहीं था ये रिसर्च करनी भी है, मतलब ये तुम लेवल चेक करो। लेकिन ये लकी थे ना तुम, कि उस वक़्त नहीं थे, लेकिन अगर तुम्हारे बराबर में एक और ऐसा कैंडिडेट होता जिसने रिसर्च की भी होती, तो फिर उसी को चूज़ किया जाता। तो अब जो हाँ, लोग आ वही। रहे हैं, वो ये चीज़ पहले से कवर करें ना, ये मैं कह रहा हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। कि वो जो आ रहा है, जो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है आज से 2 साल बाद ईएनटी में आने के लिए, वो अभी से वो रिसर्च के एलिमेंट को टिक करना शुरू करेगा, तो वो 2 साल बाद आएगा, ताकि उसके बराबर वाले ने जब की भी होगी, उसकी नहीं होगी, वो सिर्फ़ इस वजह से रूल आउट हो जाएगा। हो सकता है कैंडिडेट ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन हुँ, वो हुँ, हुँ। चेकिंग द बॉक्सेस वाला हिसाब है ना, वो उसने वो बॉक्स चेक ही नहीं किया, तो फिर वो रह जाएगा। या तो फिर आप जिस जगह पे हंट कर रहे हैं, वही आपकी वाली बात के उस हुँ। जगह पे जाके बंदा 2 हफ्ते जो है वो स्पेंड करे उस जगह देखिए पे और उस देखिए वहाँ पे फील्ड। ओवरऑल प्रोग्राम में क्या डिमांड्स हैं। हुँ। तो जैसे उसमें एक बंदा जगह OR का माहौल देखे, सर्जरीज़ का माहौल देखे, एकेडमिक सेशंस देखे, रिसर्च का उधर एनवायरनमेंट देखे। ये कुछ 4-5 चीज़ें अगर आप कहीं कोई जाता है इंटर्नशिप करने के लिए, इलेक्टिव्स करने के लिए तो ओवरऑल वो एनवायरनमेंट भी देखिए, बहुत सारी जगहों पे लोगों का ना वो नहीं होता, पर्सनैलिटी मैच नहीं करती। लेकिन आई थिंक वो बिल्कुल लास्ट पे होना चाहिए, क्योंकि बहुत दफ़ा तो आपको चीज़ें नहीं मैच करती, लेकिन आपको हाँ, न उसके लिए सर्वाइव करना करना। पड़ता है। ठीक है। ठीक है, आई थिंक दैट्स इट। इस पे तो काफ़ी वो अगर कोई किसी ने ईएनटी करनी हुई,
तो आई होप इस वाली वीडियो से काफी कुछ क्लैरिटी हो जाएगी। एंड इफ समबडी वांट्स टू कांटेक्ट यू, आई विल ड्रॉप योर ईमेल विद दिस वीडियो। हाँ, यू आर इन ज़ियाउद्दीन, और अगर किसी को ईएनटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सवाल पूछना हुआ या स्पेसिफिकली ईएनटी रेजिडेंसी इन ज़ियाउद्दीन में से किसी को पूछना हुआ तो दे कैन कांटेक्ट यू देन। ठीक है, श्योर, श्योर। चलो, थैंक यू ठीक, वासिफ। चलो, अल्लाह हाफ़िज़।